Hello friends, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 26 नवंबर। ये हमारा संविधान दिवस भी माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो हम आज इस पे भी डिस्कस करेंगे। और कल का न्यूज़पेपर मैंने स्किप किया था बिकॉज द न्यूज़ वाज ऑल अबाउट द महाराष्ट्र एंड झारखंड इलेक्शन। ओके, सो उसमें कुछ ज़्यादा यूपीएससी के कंटेक्स्ट में था नहीं, सो आई स्किप द न्यूज़पेपर यस्टरडे। आज के पेपर में हमारी पहली न्यूज है आफ्टर क्लाइमेट टॉक्स, जो कि बाकू में हुई है, COP29 ऑफ यूएनएफसीसी। ओके, यहाँ से सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट निकल के आई है, दैट इज कि डेवलप कंट्रीज जो फंड देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, उसे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कर दिया गया है। पहले टारगेट जो था $100 बिलियन, अब उसको बढ़ा के कर दिया गया है $350 बिलियन। ओके, दिस इज द वन आउटकम ऑफ दैट समिट। अब आगे अगला फोकस कहां पे होने वाला है कंट्रीज का, वो होगा ऑन कर्बिंग दी प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग कभी डिटेल में भी बात करेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे ये लोग क्या चाहते हैं, ए न्यू यूनाइटेड नेशंस मीडिएटेड ट्रीटी टू एंड द प्लास्टिक पॉल्यूशन, पोटेंशियली द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक इटसेल्फ। ओके, तो ये जब भी यहाँ पर एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमिटी है यूएन की, इसके अंडर में डिस्कशंस होंगे। कभी इसमें से कोई ट्रीटी निकल के आती है तो वी विल टॉक अबाउट दैट। बाकी प्लास्टिक पॉल्यूशन पे हम लोग एक सेपरेट लेक्चर करेंगे इन मेंस 450+। ओके, बाकी ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। अभी हम आगे चलते हैं अपनी काम की न्यूज़ पर। ओके, यहाँ पे ये न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कस्टोडियल टॉर्चर। क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में काफी सारे कस्टोडियल डेथ होती हैं। एक रिपोर्ट भी आई थी 2022 में जिसने बताया था कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हुई है गुजरात में। अब इसमें बहुत सी बातें आ जाती है कि पुलिस रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, आपका काम नहीं है पनिश करना, आपका काम सिर्फ अरेस्ट करना एंड इन्वेस्टिगेशन करना है। सेकेंड इज की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं। थर्ड थिंग इज, दो चीजें होती हैं, एक होती है पुलिस कस्टडी, एक होती है जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडीज यानी कि आपको लॉकअप में रखा जाता है, यहाँ पे अभी जेल नहीं भेजा गया है। जबकि जुडिशियल कस्टडी में आपको जेल में भेजा जाता है बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ओके, देन लॉकअप में आपको 24 आवर्स से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। 24 आवर्स में आपको कोर्ट के सामने या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। जेल में आपको रखा जा सकता है 3 मंथ तक, और उसके बाद फिर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा वो डिसाइड करता है। ओके, सो यहाँ पर पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी दोनों में फर्क समझिए। और डेथ के जो केसेस हैं वो दोनों ही केसेस में आए हैं, यानी कि लॉकअप में भी कई डेथ हुई है, और जुडिशियल कस्टडी यानी कि प्रिजन प्रिजन में भी काफी सारी डेथ हुई है। अब प्रिजन की जब बात आती है तो वहां पे हमने एक टर्म डिस्कस किया था थोड़े दिन पहले, दैट इज प्रिजन ओवरक्राउडिंग। उस वजह से भी काफी डेथ होती है। ओके, तो हम यहाँ पे तैयार करेंगे अबाउट द कस्टोडियल टॉर्चर। और ये आई किस रिस्पेक्ट में ये न्यूज, तो आरजी कर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जहां पर वो लड़की का रेप हुआ था एंड फिर प्रोटेस्ट हुए थे। तो यहाँ पे कुछ प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया था पुलिस ने, एंड उनके साथ भी फिजिकल टॉर्चर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट on Monday ordered an SIT investigation into the alleged torture of women in police custody following the arrest over the protest against the rape and murder of doctor of RG Kar Medical College and Hospital। क्योंकि तो जो प्रोटेस्टर्स थे जिनको अरेस्ट किया गया था, उनके साथ भी कुछ कस्टोडियल टॉर्चर की न्यूज यहाँ पे आई है। तो उसके रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईटी से इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। तो कस्टोडियल डेथ के बारे में जानते हैं, व्हाट वी मीन बाय कस्टोडियल डेथ। अगेन, ऐसे किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हो तो डेफिनेशन के थ्रू इंट्रोडक्शन देना चाहिए आपको। ओके, कस्टोडियल डेथ इट रेफर्स टू डेथ ऑफ एन अक्यूज्ड ड्यूरिंग प्री ट्रायल और आफ्टर कन्विक्शन caused by the direct और इनडायरेक्ट एक्ट ऑफ पुलिस ड्यूरिंग देयर कस्टडी। ओके, ये प्री ट्रायल फेज में भी हो सकता है, यानी कि आपको जस्ट अरेस्ट किया और विद इन 24 आवर्स आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले ही आपको कस्टडी में आपके साथ कोई वायलेंस हो जाता है और डेथ हो जाती है। जैसे कि तमिलनाडु का एक इंपॉर्टेंट इशू हाईलाइट हुआ था, जहां पे एक फ्रूट वेंडर थे, फादर एंड सन, उन दोनों के साथ बहुत ब्रूटल टॉर्चर किया गया था उन दोनों को बाय द पुलिस इन देयर कस्टडी। ओके, प्री ट्रायल फेज में हो जाएगा या फिर आफ्टर कन्विक्शन, यानी कन्विक्शन के बाद आपको प्रिजन में भेज दिया गया है, जेल में हो, वहां पर भी अगर इस तरह की कोई टॉर्चर होता है आपको और आपकी डेथ हो जाती है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज कस्टोडियल डेथ। अब ये डायरेक्ट भी हो सकती है, एट द सेम टाइम इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्टली यानी कि पुलिस के थ्रू, इनडायरेक्टली यानी कि आपके प्रिजन में और जो इनमेट्स हैं उनकी वजह से हो जाए, या फिर सपोज कीजिए कि कोई फूड पॉइजनिंग हुई उस वजह से हो गया। ठीक है, बट मोस्टली जो डेथ होती है उसमें कई बार सुसाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, या फिर ये कह लीजिए कि पुलिस कई बार इस तरह के जो वायलेंस के थ्रू डेथ हो जाती है उसको सुसाइड डिक्लेयर करके केस बंद कर देती है।
Okay, so this is the definition. That's how you need to start your introduction. सेकेंड इज टाइप ऑफ कस्टडी। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया यहाँ पे दो तरह की कस्टडीज होती हैं, एक पुलिस कस्टडी होती है और दूसरी जुडिशियल कस्टडी होती है। जुडिशियल कस्टडी में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आपको जेल भेजेगा, वो आपको प्रिजन में भेजेगा। पुलिस कस्टडी में अगर आप पे किसी भी तरह के एक्विजिशन है, आपके अगेंस्ट एफआईआर आई है, तो पुलिस उसको अरेस्ट करके अपने पुलिस स्टेशन में रख सकती है। ठीक है, अभी आप प्रिजन या जेल में नहीं जा रहे, आप लॉकअप में हो। ठीक है, तो ये दो चीजें होती हैं डिफरेंट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना व्हाट आर द मेजर इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू कस्टोडियल डेथ इन इंडिया। फर्स्ट इज इट डिसरिगार्ड द ह्यूमन डिग्निटी। ओके, मैंने आपके साथ 2 दिन पहले एक टर्म डिस्कस किया था, दैट इज नेल्सन मंडेला रूल। नेल्सन मंडेला रूल 2015 ये यूएन ने इनेक्ट किए थे, और इसमें क्या था कि इवन अगर एक कन्विक्ट भी है, कोई क्रिमिनल भी है, तो इवन ही हैज अ ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, आपको उसको भी डिग्निटी के साथ ट्रीट करना है विद इन दी प्रिजन या विद इन दी लॉकअप। ओके, बट अगर इस तरीके से आप कस्टोडियल टॉर्चर करते हो, डेथ हो जाती है, तो दैट एक्चुअली डिसरिगार्ड दी ह्यूमन डिग्निटी। इसे हम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज कर सकते हैं, और जीएस में अगर आता है 2 या 3 में, तो वहां भी यूज कर सकते हैं। 2018 prison report of NCRB list 149 custodial death ड्यू टू अननेचुरल कॉजेज। ओके, नाउ अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए दैट इज नेचुरल, ठीक है, उसकी वजह से डेथ हो, बट अननेचुरल कॉजेज यानी कि कहीं ना कहीं कोई वायलेंस या मेंटल टॉर्चर या फिजिकल टॉर्चर, okay, एंड ड्यू टू अननोन कॉजेज विद नो रिकॉर्डेड डिटेल्स। अब पुलिस यहाँ पे दो ही चीजें देती है कि इसने सुसाइड कर लिया, या फिर जो कॉजेज हैं वो हमें पता नहीं है कि इसकी डेथ कैसे हुई। राइट, second is many deaths were caused by suicide, but it is unclear whether the inmates committed suicide or were forced to avoid further violence and torture। अब कई बार जब आप बाद में उसका पोस्टमार्टम वगैरह करते हो तो ये दिख जाएगा कि हाँ इसने सुसाइड किया, बट क्या वो सुसाइड उसने अपनी मर्जी से किया या उसने उसके साथ हो रहे वायलेंस को अवॉइड करने के लिए किया। कई बार ऐसा भी होता है कि वी गोना बीट यू ब्रूटली, बट सामने ऑप्शन है आप खुद सुसाइड कर लो। दिल्ली का जो गैंगरेप हुआ था 2012 का, उसमें एक इनमेट ने सुसाइड कर लिया था कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में। ओके, सेकंड इज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रिजनर्स आर नेग्लेक्टेड एंड देयर इज नो साइकेट्रिक हेल्प अवेलेबल। कई बार इंसान किसी तरह के साइकेट्रिक टॉर्चर या ट्रॉमा की वजह से भी सुसाइड कर लेता है, लेकिन पुलिस उसके लिए कुछ कोशिश नहीं करती कि इसको हेल्प प्रोवाइड की जाए साइकेट्रिक की, क्योंकि कुछ लोगों में सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। ठीक है, लेकिन उसको पुलिस रेक्टिफाई करवा सकती है, लेकिन वो नहीं करवाते हैं जानबूझ के कि क्राइम करके आए हो, जियो चाहे मरो, हमें फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट इशू, डिसरिगार्ड टू ह्यूमन डिग्निटी। सेकंड इज मिसरेबल प्रिजन कंडीशन। अब अगर जुडिशियल कस्टडी में हो आप, डीएम ने आपको यहाँ पे भेज दिया, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने, तो हमारी प्रिजन की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा मिसरेबल है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू मेडिकल फैसिलिटीज। ओके, जैसे लालू जी ने कहा था कि हमको बहुत ठंड लगती है जेल में, तो जज साहब ने कहा कि तबला बजाओ। ओके, केजरीवाल ने कहा कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। सेम वॉज सत्येंद्र जैन। ठीक, तो मेडिकल फैसिलिटीज उतनी अच्छी ऑफर नहीं की जाती यहाँ पे इनमेट्स को, दे आर इनएडिक्वेट। फाइटिंग अमंग द इनमेट्स इज फ्रीक्वेंट एंड फैटल। कई बार आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जेल में लोग लड़ लेते हैं आपस में। देन फिजिकल एगोनी एड्स टू द मेंटल ट्रॉमा, सीवियरली इम्पैक्टिंग ऑन इनमेट्स माइंडसेट। नेक्स्ट इज एक्सेसिव पावर ऑफ पुलिस। ठीक है, ये तमिलनाडु का जो केस था फादर संडुओ का, उसमें उन्हें इतना ब्रुटली असॉल्ट किया था दैट नेक्स्ट डे जब उनको ले जाया भी जा रहा था कोर्ट में, तो देयर प्राइवेट पार्ट्स वर ब्लीडिंग एक्चुअली। ओके, उनके कपड़े चेंज करवा भी दिए गए, व्हाइट कपड़े दे दिए गए, वो पूरे व्हाइट वापस से रेड में हो गए थे। राइट, तो इस तरह की पुलिस कई बार अपनी ज्यादा एक्सेसिव पावर यूज कर लेती है, क्योंकि अल्टीमेटली पुलिस की जो अकाउंटेबिलिटी है वो बहुत कम है। Right. So excessive power vested in the state by the state and police authorities is one of the most important reason. कई बार आपने देखा होगा वेंडर्स के पास, वेंडर्स को बिठा लेते हैं गाड़ी में, चलो चलो तुम्हें लेके चल रहे हैं, फिर रास्ते में थोड़ा बहुत मारा, कुछ पैसे लिए और आगे जाके ड्रॉप कर दिया उनको। Police authorities often resort to excessive amount of force, especially against these vulnerable sections. Many cases of custodial death are covered up in the administrative cover up। अब हर बार होता क्या है कि जैसे अगर कोई एसपी भी है किसी एरिया का या डीजीपी भी है अपने स्टेट का, तो वो कई बार कवर अप कर जाता है इन चीजों को कि इससे मेरा नाम खराब होगा, कि मेरी परफॉर्मेंस खराब है, क्योंकि एक एसपी के अंडर में आते हैं 10 पुलिस स्टेशन। अब किसी पुलिस स्टेशन में कोई चीज हो गई इस तरह की, तो फिर एसपी ये चाहता है कि इससे मेरी रेपुटेशन भी खराब होगी, मेरी करियर प्रोग्रेस और प्रमोशन में भी इशू आएंगे, तो वो इसको कवर अप कर देता है। Right. Then there is no stringent action were taken against the individuals in the past and no precedent has been set so far। अब ये बहुत ही कम होता है कि पुलिस वाले अपनी ही पुलिस वालों के अगेंस्ट कोई एक्शन लेते हैं और उस वजह से फिर उनको
दोबारा जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो उनको कोई डर नहीं होता, ठीक है, कि बच जाते हैं वो तो सब। तमिलनाडु के जो मैंने आपको केस बताया, उसके बाद एक एसआईटी बनाई गई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, बट उसके बाद क्या हुआ वो ना न्यूज़पेपर में रिपोर्ट हुआ कभी और ना हाईलाइट हुआ दोबारा। Custodial torture. It refers to torture of suspect while under the custody of law enforcement agency. Supreme Court has rejected the notion of custodial torture, citing it as a naked violation of human dignity and degradation. Now remember भागलपुर बिहार का केस, थोड़े दिन पहले मैंने आपके साथ इसको मेंशन किया था, गंगाजल मूवी जिस पे बनी है, वहां पर जिनको अरेस्ट किया पुलिस ने अपने लॉकअप में, उनकी आंखों में एसिड डाल दिए गए ताकि ये ब्लाइंड हो जाएं, ये लोग बार बार चोरी करते हैं, क्राइम करते हैं। ओके, सो दैट इज, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है दिस इज नेकेड वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड डिग्रेडेशन। आप अरेस्ट कर सकते हो, आप उनको कन्विक्शन कर सकते हो, लेकिन आप उनको फिजिकल टॉर्चर नहीं कर सकते। इट इज एन ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ बट द ऑफेंडर ऑफन डज नॉट गेट पनिश्ड। अब जब ऑफेंडर ही पुलिस होती है और अगर उसको पनिश नहीं मिलता, अब ऐसे ही एक केस था अगेन फ्रॉम तमिलनाडु ओनली, जहां पे कई सारी ट्राइबल लड़कियों को पुलिस, स्टेट पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड थे, लोकल लोग भी थे, ठीक है, हमने इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज एनालिसिस में डिस्कस किया था उसके बारे में, जहां पर वो 90s का केस है, ठीक है, लेकिन सजा अब जाके दी है मद्रास हाई कोर्ट ने। वहां पे पुलिस से लेके फॉरेस्ट गार्ड्स तक ये सब इन्वॉल्व थे, कुछ ट्राइबल लड़कियों को उठाया इन्होंने 15-16 साल की, और रिवर फ्रंट के किनारे ले जाके उनका मास रेप किया गया था, ठीक है, अभी लास्ट ईयर ही हमने न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो जब ऑफेंडर्स को पनिश होने में अगर 25 साल 30 साल लग जाए, इनमें से कई जो ऑफेंडर्स थे वो तो इवन मर भी चुके थे अब तक, ठीक है, तो ये फिर एक डेटरेंस की तरह एक्ट नहीं कर पाता है। डॉक्टर्स कंडक्टिंग पोस्टमार्टम्स आर प्रेशर्ड बाय द पुलिस एंड अथॉरिटीज, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू परफॉर्म देयर मेडिकल ड्यूटीज डिलिजेंटली। अब कई बार अगर आपने किसी की डेथ हुई है, हो सकता है कि फिजिकल टॉर्चर की वजह से हुई हो, लेकिन पुलिस उन पर प्रेशर डालती है कि आप इसको डिक्लेयर कर दीजिए कि ये सिर्फ सुसाइड है, नॉर्मल। ओके, तो डॉक्टर्स पे भी प्रेशर रहता है कई बार पुलिस का, क्योंकि वो इसको कवर अप करना चाहती है। नेक्स्ट इज इट इज वायलेशन ऑफ लॉ। ओके, अभी आप सेल्फ रीड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 21 दैट प्रोहिबिट पनिशमेंट अबव व्हाट इज मेंशन्ड इन द लॉ दैट डील्स विद ऑफेंस, एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इट प्रोहिबिट अ पर्सन टू बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करूंगा, दैट इज इंटरनेशनल लॉज इन डीलिंग विद ह्यूमन राइट्स, क्योंकि ये जरूरी है कि वायलेशंस तो हमने देख लिए, उसमें इश्यूज देख लिए, बट क्या इंटरनेशनल लेवल पे कुछ लॉज हैं जो इसको रोक सकते हैं? यस। फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। Every person should be treated as innocent until proven guilty and no person should be tortured or treated cruelly। ठीक है, फर्स्ट थिंग यहाँ पे ये कह रहा है कि ये नहीं कि आपने एफआईआर के बेसिस पे उसको अरेस्ट किया और मान लिया कि क्रिमिनल है, मारो इसको, ठीक है, टॉर्चर करो, 3rd डिग्री टॉर्चर। नो, जब तक वो गिल्टी ना हो जाए प्रूफ कोर्ट ऑफ लॉ में, तब तक वो इनोसेंट ही है। सेकेंड इज नो पर्सन शुड बी टॉर्चर्ड एंड ट्रीटेड क्रूअली। अब वो चाहे क्रिमिनल हो, कन्विक्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है, या अक्यूज्ड हो, आप फिजिकल टॉर्चर फिर भी नहीं कर सकते उसको। ओके, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एज वेल एज पॉलिटिकल राइट्स 1966। ये बात करता है दैट एवरी इंडिविजुअल हैज ए इनहेरेंट राइट टू लाइफ एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल, degrading and inhuman treatment of prisoners. Third is with respect to United Nations Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners 2015, और ये ज्यादा ओल्ड भी नहीं है, इसलिए भी आपके आंसर में मेंशन होना चाहिए। It discourage any discrimination against prisoners. Now remember, हमारे यहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था प्रिजनर्स में, थोड़े दिन पहले हमने न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये ठीक नहीं है कि अगर दलित प्रिजनर है तो आप उसको टॉयलेट्स वगैरह के काम दे रहे हो, ब्राह्मण प्रिजनर है तो उसको आप कुकिंग का काम दे रहे हो, राइट। तो ये बात करता है कि आप किसी भी बेसिस पर प्रिजनर्स में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिकल और एनी अदर ओपिनियन, नेशनल, सोशल ओरिजिन, किसी भी बेसिस पर नहीं। Next is United Nations Charter 1945. It set out the purpose and principles of UN, including the promotion of human rights. Next is European Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Freedom 1950. ये एक international treaty है that seek to protect the human rights and fundamental freedoms of individuals in Europe only. अब यहाँ पे ये प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 7 गाइडलाइंस दी थी पुलिस के जो पूरा सिस्टम है उसको इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि जब तक पुलिस सिस्टम इंप्रूव नहीं होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं होगी, तब तक पुलिस के थ्रू इस तरह कस्टोडियल वायलेशन किए जाते रहेंगे। तो ये 7 डायरेक्टिव्स याद रखिएगा, ये पुलिस रिफॉर्म पे भी क्वेश्चन आएगा तो भी आपको काम आएंगे। फर्स्ट इज एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाया जाएगा, ठीक है, मेरिट बेस्ड सिस्टम अडॉप्ट किया जाएगा फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीपी, ठीक है, जो कि सबसे बड़े हेड होते हैं स्टेट पे।
2 ईयर का मिनिमम टेन्योर दिया जाएगा फॉर एसपी एंड स्टेशन हाउस ऑफिसर्स को। ऐसा नहीं कि आपने किसी क्रिमिनल के खिलाफ एक्शन लिया और आपका ट्रांसफर हो गया पनिशमेंट के तौर पे, ठीक है। तो 2 ईयर का मिनिमम टेन्योर दिया जाएगा ताकि एसपी को भी पता हो कि मुझे क्रिमिनल एलिमेंट्स के अगेंस्ट एक्शन ले सकता हूं, 2 साल तक मेरा टेन्योर है। सेपरेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन ऑफ पुलिस। नो, पुलिस में क्या है कि जो कांस्टेबल या एसआई वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है किसी केस की, वही एसआई या कांस्टेबल दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर मेंशन करने के लिए सड़कों पे भी खड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक तो दोनों फंक्शन ओवरलैप हो रहे हैं, दूसरा इन्वेस्टिगेशन आपसे चाहता है स्पेशलाइजेशन। अब कई बार क्या होता है कि कहीं पे चोरी हुई है, मर्डर हुई है, तो पुलिस वाले जाते हैं और वो नॉर्मली गेट खोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वो जो क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो फिंगरप्रिंट्स पे आपके फिंगरप्रिंट्स आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि वो अवेयर नहीं है, उतना उतना वेल ट्रेन नहीं है, वो उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बाहर। लेकिन जहां पे इन्वेस्टिगेशन, जैसे आरुषि तलवार का केस हुआ था 2007-8 में, ठीक है, उसमें यही कह रहे थे जो उस पूरी इन्वेस्टिगेशन को हैंडल कर रहे थे कि यार हम लोग जब पहुंचे ना, फॉरेंसिक टीम वगैरह आई, उसके पहले सारे पुलिस वालों ने उनके जूते के मार्क्स, उनके डोर पे, हैंडल्स पे, हाथों के फिंगरप्रिंट्स, इन सब की वजह से हमें प्रॉपर एविडेंस नहीं मिल पाए क्रिमिनल्स के, राइट। तो ये होता है, इसलिए हमें 2 सेपरेट विंग बनाने होंगे पुलिस के। एक इन्वेस्टिगेशन विंग होगा विच इज स्पेशलिस्ट एज वेल एज वेल ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड, जो सेंसिटिव केसेस को इन्वेस्टिगेट करेगा। एंड लॉ एंड ऑर्डर का अलग विंग होगा जिसका सिंपल सा काम है कि पीस मेंटेन करना है, राइट, सड़कों पे। तो ये बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था, लेकिन किसी भी स्टेट ने आज तक इसमें नहीं किया, किसी भी स्टेट ने नहीं किया ये इंप्लीमेंट। देन स्टैब्लिशमेंट ऑफ पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड, जो सारे इनके ट्रांसफर, प्रमोशन वगैरह देखेगा। अभी क्या होता है कि आपने जो कोई ऐसा काम किया जो किसी पॉलिटिशियन को पसंद नहीं आया, आपका ट्रांसफर हो गया, आपका प्रमोशन रुक गया, राइट। तो यहाँ पे पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड होगा जो ये सारी चीजें देखेगा। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। अब कोई पुलिस वाला है वो वसूली करता फिरता है रेडी वालों से, ठीक है, ठेले वालों से, तो ऐसों के खिलाफ आप कंप्लेंट कहां करोगे? तो उसके लिए कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी कि ये पुलिस वाला अपनी पावर्स का मिसयूज करता है या ये रिश्वत मांग रहा है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कमीशन, ठीक है। दीज वर दी 7 गाइडलाइंस जो स्टेट गवर्नमेंट ने दी थी। बाकी हर एक गाइडलाइंस को मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा जब मैं आपके साथ टॉपिक कवर करूंगा मेंस में पुलिस रिफॉर्म्स। ओके, तो चलिए वी आर डन विद दिस न्यूज आर्टिकल्स, हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। यहाँ पर कुछ लोगों ने इस तरह की एप्लीकेशन लगाई थी, ऑब्वियसली बीजेपी से रिलेटेड है, कि सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर्ड ये तो ऐड किए गए बाद में 42nd अमेंडमेंट से, ठीक है, तो ये ओरिजिनली नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इनको ड्रॉप किया जाए। तो यहाँ पे जस्टिस ने कहा है कि नो, ये दोनों भले ही एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं थे हमारे आर्टिकल में, बट दे वर ऑलवेज देयर एज पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी। इनका कहना है, और दूसरा इनका ये कहना था कि देखिए सोशलिस्ट वर्ड जो है ना वो आउटडेटेड है, ये मार्केट इकोनॉमी के लिए सूटेबल नहीं है, और आज इंडिया मार्केट इकोनॉमी की तरफ मूव कर चुका है, तो सोशलिस्ट वर्ड का रेलेवेंस नहीं बनता। सोशलिस्ट मतलब होता था कि स्टेट यानी कि गवर्नमेंट रन करती है इकोनॉमी को, जैसे कि रशिया में होता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप सोशलिस्ट वर्ड को दूसरे वे में इंटरप्रेट कीजिए। सोशलिस्ट वर्ड डिनोट द स्टेट कमिटमेंट टू बी ए वेलफेयर स्टेट। जैसे हम लोग पीडीएस वगैरह चलाते हैं, हम लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लेके आए, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं वेलफेयर स्टेट के, यानी कि सरकार ध्यान रखती है अपने पब्लिक के वेलफेयर का। ओके, तो सोशलिस्ट को सिर्फ आप मार्केट इकोनॉमी या पब्लिक गवर्नमेंट लेड इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच सकते, राइट। सेकेंड इज एंड स्टेट्स कमिटमेंट टू इंश्योरिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट। तो ये केस था, उसमें उन्होंने कहा है कि सेक्युलर सोशलिस्ट बिल्कुल रहेंगे, इट विल स्टे एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल। ओके, पहले हम लोग इस आर्टिकल पे चलते हैं। रिटर्न टू एक्शन, जो COP29 समिट खत्म हुआ है अभी, उसके बारे में, और 2 दिन एक्सटेंड भी किया गया था इसको, बाकू अजरबैजान में हुआ था। इट लेफ्ट नियरली ऑल डेवलपिंग कंट्रीज फ्रस्ट्रेटेड। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज डिमांड कर रही थी $1.3 ट्रिलियन, ठीक है, लेकिन उतना ज्यादा दिया नहीं गया। आपने कितना दिया? जस्ट $300 बिलियन। ये दिया जाएगा बाय 2035 तक एंश्योर किया जाएगा। अब ये सब बातें क्यों हुई है? क्योंकि 2025 तक वैलिड है हमारा $100 बिलियन वाला टारगेट, ठीक है, जो कि क्योटो के अंडर में बना था। फिर डेवलप कंट्रीज ने कहा कि हमने तो इससे ज्यादा ही दे दिया है, $117 बिलियन दिया है पिछले साल, तो हमने अचीव कर लिया। ये फंड ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम द डेवलप कंट्रीज टुवर्ड्स द डेवलपिंग कंट्रीज। बट अब इसमें एक कैच है जो मैं आपको कई बार रिपीट कर चुका हूं। डेवलपिंग कंट्रीज जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है
उसको भी इंक्लूड कर रही हैं इस $100 बिलियन के फंड में। बट डेवलपिंग कंट्रीज चाहती हैं कि हमें जो फंड आ रहा है डेवलप्ड कंट्रीज से, वो आना चाहिए या तो सॉफ्ट लोन के फॉर्म में, यानी कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इंटरेस्ट, या फिर ग्रांट्स के फॉर्म में। तब जाके हम उसे मानेंगे ना कि आपने हमें पैसे दिए हैं। ये तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, ये तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर यहां से प्रॉफिट जनरेट होगा और ये प्रॉफिट लेके जाएंगे, तो ये तो प्राइवेट वेंचर हो गया, इसको आप $100 बिलियन में क्यों ऐड कर रहे हो? बट डेवलप कंट्रीज का कहना है नो, बात हुई थी $100 बिलियन फंड मोबिलाइज करने की, ठीक है, आपको देने की नहीं, मोबिलाइज करने की बात हुई थी। तो ये $300 बिलियन भी ऐसे ही है। अब इस $300 बिलियन में भी इन्होंने टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर की बात कहीं भी नहीं की है। तो यहाँ पे समिट खत्म होने के बाद जो टैक्स इशू किया गया, ए कमिटमेंट टू ट्रिपल द पब्लिक फाइनेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। अब यहाँ पे इन्होंने वर्ड तो यूज किया है पब्लिक फाइनेंस, यानी कि प्राइवेट वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन अगर सपोज कीजिए कि एक गवर्नमेंट कंपनी है किसी कंट्री की, सपोज हमारे ही ले लीजिए रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन, अगर वो कोई इन्वेस्ट करता है कोई प्रोजेक्ट बांग्लादेश में, ठीक है, तो है तो गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन इन्वेस्ट किया है तो वो तो प्रॉफिट के लिए ही किया है ना, वहां से तो प्रॉफिट जनरेटिंग होगा, ठीक है। तो वो अब भी बात वही है कि हम चाहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज की लोन के फॉर्म में आए या सॉफ्ट लोन या ग्रांट्स के फॉर्म में, लेकिन डेवलप कंट्रीज क्या कर रही है, उसको एक इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट जनरेटिंग वेंचर के फॉर्म में भी यूज कर रही है। गोल क्या है कि हर साल आपको $300 बिलियन मोबिलाइज किए जाएंगे बाय 2035, तो ट्रिपल तो कर लिया है ये, जबकि डेवलपिंग कंट्री से डिमांड की थी $1.5 ट्रिलियन पर ईयर, वो पॉसिबल नहीं था। ओके, तो अभी भी आपने जो इतना डिमांड किया उसका हार्डली 20% ही मैट किया है डेवलप कंट्रीज ने। बट सबसे बड़ी बात है कि अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर कहीं भी मेंशन नहीं है इस आउटकम टेक्स्ट में। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की भी बात नहीं की गई है, स्पेशली फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन, जैसे तोलावू ये कंट्री है, ठीक है, अब फिजी वगैरह, मॉलडीव्स, ये सब सी लेवल राइज से परेशान है ना, तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाने के लिए भी आपने कोई फंड कमिट नहीं किया। द डेवलप कंट्रीज खुद साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड डेवलप कंट्रीज ये तो मानती हैं कि देयर इज अ थ्रेट पोस्ड बाय कार्बन एमिशंस, okay, but they have repeatedly backtracked on their responsibility to support meaningful climate solutions. Moreover, they have failed to discourage developing countries from pursuing fossil fuel based development. अब ये जबरदस्ती तो नहीं कर सकती डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग के साथ कि आप मत यूज कीजिए फॉसिल फ्यूल, जरूरत है तो यूज करेंगे। वो सिर्फ ये कर सकती हैं कि डेवलप कंट्रीज हमारे साथ अच्छी टेक्नोलॉजी शेयर करें, तब जाके हम लोग बंद करेंगे फॉसिल फ्यूल यूज करना, लेकिन वो टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करते हैं। Now this shift is likely to reflection of broader geopolitical changes such as decline of globalized world power, जो कि हो ही रहा है, ठीक है, वर्ल्ड इज रिसीडिंग, प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज बढ़ रही हैं, एंड ए रिडक्शन इन पब्लिक सपोर्ट एंड पॉलिटिकल विल इन द वेस्ट। तो वेस्ट भी अब इस वक्त इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट और इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो वो चाहते भी नहीं है कि हम अपने देश का पैसा कहीं और दें। अब COP30 होगा ब्राजील में, और ब्राजील ही वो है जहां से सारी चीजें शुरू हुई थी इन 1992 इन द फॉर्म ऑफ अर्थ समिट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है यहाँ पे शशि थरूर जी का आर्टिकल, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल थ्राइव्स, लेट इट शो इंडिया, लेट इट शो इंडिया द वे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीजों की बहुत बात की गई थी, सबसे ज्यादा इक्वालिटी की और दूसरी थी फ्रेटर्निटी की, राइट। नाउ इन इक्वालिटी, तीन तरह की इक्वालिटी की बात की जाती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। पॉलिटिकल, यस हमने दिए 1 पर्सन 1 वोट, ये क्या है, सबको एक बराबर बनाता है पॉलिटिकली। बट सोशली, क्या हमने सोशली एक हो पाए हम लोग? पूरी तरीके से तो नहीं हो पाए, क्योंकि सोशली भी अगर आप देखेंगे तो आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेल करता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। सोशल में आज भी कुछ लोग रिच हैं, हाई क्लास, कुछ लोग लो क्लास हैं, राइट। इकोनॉमिकली भी कुछ लोग ज्यादा प्रोग्रेस कर गए, कुछ कम कर पाए, किसी के पास लैंड ओनरशिप रिसोर्सेज ज्यादा हैं, किसी के पास कम है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको दे सकता है, लेकिन सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे सकता आपको, वो आपको सोसाइटी ही दे सकती है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बंद होगा, क्लास डिस्क्रिमिनेशन बंद होगा, तब जाके हम सोशली इक्वल कहलाएंगे, ठीक है। रिसोर्सेज, अब हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है ना, दैट देयर शुड बी ए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, देयर शुड बी प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। जब तक वो दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हम ठीक से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे कंट्री में, तब तक इकोनॉमिक इक्वालिटी भी अचीव नहीं कर सकते। दूसरी बात है फ्रेटर्निटी की। अब फ्रेटर्निटी की अगर हम बात करें तो क्या हमने रिलीजन बेस्ड सारे इश्यूज साइड रख दिए? नहीं, आज भी रिलीजन के नाम पे लड़ाइयां हो जाती है। क्या हमने कास्ट बेस्ड
कास्ट वगैरह जैसी चीजें एलिमिनेट करके, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है हिंदी में भाईचारा, ओके, ब्रदरहुड। क्या हमने ये सारे डिफरेंसेस खत्म कर दिए अपने? नहीं किया आज तक हमने। तो ना तो हम पूरी तरीके से इक्वालिटी अटेंड कर पाए पिछले 75 ईयर्स में, और ना ही हम पूरी तरीके से फ्रेटर्निटी को अचीव कर पाए, राइट। अब इसमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं आपको कहूंगा कि आप अपने आंसर में लिखें। फर्स्ट इज, पहले तो एडॉप्शन हुआ था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया में ऑन नवंबर 26 1949। ओके, नाउ रिमेंबर कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बट इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, राइट, जब हमने अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर किया। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट यू शुड रिमेंबर कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस थे जैसे सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आर्टिकल, ये सब फोर्स में आ चुके थे शुरू में इसी दिन 1949 में। और बाकी के जो आर्टिकल्स थे लाइक विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस एंड ऑल दोस थिंग्स, वो फोर्स में आए थे 26 जनवरी से। ओके, सो डोंट थिंक कि कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स जो हैं वो 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आए। नो, कुछ आर्टिकल्स पहले ही फोर्स में आ चुके थे 26 नवंबर 1949 को, जब हमने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। ओके, नेक्स्ट इज, यहाँ पे आपको ये वर्ड्स एज इट इज लिखने चाहिए डॉक्टर अंबेडकर के, कि ओके, आप इसको लिख लीजिए सीधे। कहने का मतलब यहाँ पर है कि कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा बुरा नहीं होता, उस कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे होते हैं। हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा बना है लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने वाले लॉ मेकर्स बेकार लोग हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाएगा। कई बार कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर बना होता है लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सीड कर जाता है, जैसे यूएसए का। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन हार्डली 11 पेजेस का है, ठीक है, आज तक उनके यहाँ टोटल 11 अमेंडमेंट हुए, सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है। ठीक है, सो हाउ एवर गुड a constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it happen to be bad. However, a bad constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it happen to be good lot. Okay, तो ये पॉइंट्स आप अपने आंसर में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि हमें दो चीजों की बहुत जरूरत है। फर्स्ट इज इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तभी हम एक अच्छा नेशन बना पाएंगे। तो पॉलिटिक्स में तो हम लोगों की इक्वालिटी मिल गई, 1% 1 वोट, बट सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में अभी भी इनइक्वालिटी काफी देखने को मिलती है। ओके, दे स्टिल कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। आज भी कुछ लोगों की वैल्यू ज्यादा है, कुछ की कम है, तो सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी हम अचीव नहीं कर पाए। नेक्स्ट इज, absence of fraternity is a second major ingredient that was missing in India। ठीक है, कम्युनल हिंदू मुस्लिम के नाम पे भी फाइट हो जाती है, कास्टिज्म कास्ट के नाम पर भी लड़ने को तैयार है। फ्रेटर्निटी मीन्स ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड टू ऑल इंडियन, दैट इज भाईचारा। ठीक है, कास्ट सिस्टम आज भी चल रहा है, रिजर्वेशन ने कास्ट सिस्टम को शायद और ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया है। बल्कि there are religious division, there is absence of common sense of nationhood among some Indians and fraternity has not yet been achieved। हमारा जो नेशनहुड है ना, वो सिर्फ दो ही वक्त पे निकलता है, एक क्रिकेट के टाइम पर और दूसरा जब कंट्री पे कोई प्रॉब्लम आती है जैसे वॉर या फिर मुंबई अटैक जैसी चीजें। ठीक है, नो द पॉइंट इज दैट विदाउट इक्वालिटी, अब ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन फ्रेम करता है यूपीएससी एंड आप कंफ्यूज होते हैं। टर्म्स मैंने समझा दिए आपको सारे, अब पॉइंट पे फोकस कीजिए। Without equality, liberty would produce the supremacy of few over the other। देखिए, अगर सोसाइटी में सब लोग इक्वल नहीं है लेकिन लिबर्टी पूरी है, सबको पूरी फ्रीडम है, तो उससे क्या होगा कि जो थोड़े बेटर लोग हैं वो अपनी सुप्रीमेसी बना लेंगे ओवर द रेस्ट ऑफ द पीपल। ओके, जस्ट इमेजिन कि अगर सबको दे दिया जाए कि ठीक है, जिसको जो बिजनेस करना है करो, जैसा करना है करो। अगर उस टाइम दे दिया जाता शुरू में, पहले तो हमने लिमिट लगा के रखी ना, लाइसेंस राज कोटा राज, तो जिनके पास रिसोर्सेज है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास नहीं है वो नहीं कर सकता। तो वो बिजनेस, सपोज कर लेते हैं हम 10% क्लास ऐसी है जिसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास लैंड है, उसके पास कैपिटल है, उसके पास सब कुछ है। ठीक है, तो ये 10% पूरी लिबर्टी है बिजनेस करने की, तो ये 10% ही अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश कर लेंगे बाकी के 90% पर। राइट, तो लिबर्टी अच्छी चीज है लेकिन लिबर्टी पर भी एक रेगुलेशन जरूरी है। अगर लिबर्टी बिना इक्वालिटी के आएगी, इक्वालिटी के साथ आए लिबर्टी यानी आप सब बराबर हो, सब लोग बिजनेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अगर ये लिबर्टी इक्वालिटी के बिना आई, यानी कि ये मान लिया जाए कि चलिए जिनके पास सपोज की 100 एकड़ लैंड है, सिर्फ वही बिजनेस कर सकते हैं, एक सिनेरियो इमेजिन मान लीजिए। ठीक है, तो अगर लिबर्टी आ गई बिना इक्वालिटी के, तो वो एंड कर जाएगी इन सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू।
Okay, without equality, liberty would produce the supremacy of few over many. इसको और सिंपल केस में आप समझ सकते हो, एजुकेशन स्कूल्स, ठीक है, एक तरफ गवर्नमेंट स्कूल है, एक तरफ प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, अब इक्वालिटी तो नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में क्वालिटी अच्छी नहीं है पढ़ाई की, लेकिन प्राइवेट स्कूल में बेस्ट क्वालिटी है। तो ये जो बेस्ट क्वालिटी से पढ़ रहे हैं बच्चे, ये कल को बॉस बनेंगे, और ये जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हैं बच्चे, ये उसके सिर्फ लेबर या वर्कर बन पाएंगे। ठीक है, और लिबर्टी सबको है पूरी। ठीक है, गवर्नमेंट इनको कोई सपोर्ट नहीं दे रही, सबको लिबर्टी दे रखी है, लेकिन इक्वालिटी नहीं है इन एक्सेस ऑफ एजुकेशन। कुछ को एजुकेशन अच्छा मिल रहा है, किसी को नहीं मिल पा रहा है। तो विदाउट इक्वालिटी, लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर द मैनी। ठीक है, दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल्स इनिशिएटिव। अब उसमें मान लीजिए कि हमने इक्वालिटी दे दी कि चलो सबको 10-10 एकड़ लैंड दे दिया जाए। ठीक है, लेकिन 10 एकड़ में एक है जो बहुत मेहनत कर रहा है, जो उस लैंड का ऑप्टिमम यूज कर रहा है, दूसरा है जो बस उस लैंड को पटक रखा है कि बस मैं उतना ही ग्रो करूंगा जितना मुझे कंज्यूम करना है। राइट, तो आपने इक्वालिटी दे दी, ओके, बट विदाउट लिबर्टी। दोनों पे, दोनों को पूरी लिबर्टी नहीं दी, आपने कहा है कि बस ये 10-10 एकड़ है और आप लोगों को इसी को यूज करना है। तो ये भी सही नहीं है। इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल। नो, इक्वालिटी होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम लिबर्टी भी होनी चाहिए कि अगर ये वाला बंदा कि मैं 10 एकड़ को बेच के जाना चाहता हूं और अपनी कैपिटल ले जाकर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं बिजनेस में, मुझे एग्रीकल्चर नहीं करना, मुझे बिजनेस करना है। ओके, तो ये लिबर्टी देना भी जरूरी है उसको कि तुम्हें एग्रीकल्चर नहीं करना, ठीक है, आप इस लैंड को सेल आउट करो और वहां आ जाओ बिजनेस में। ठीक है, तो इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल द इंडिविजुअल इनिशिएटिव। तो उसका इनिशिएटिव है कि उसको बिजनेस करना है, बट आप उसको किल कर रहे हो कि नो नो, ठीक है, आपको बिजनेस की लिबर्टी नहीं दी जाएगी। देन अब आइए फ्रेटर्निटी पे। सो विदाउट फ्रेटर्निटी, लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी। नाउ अगर भाईचारा नहीं है, जैसे आजकल लोग बात करते हैं मुस्लिम्स को बायकॉट करो, इनके बिजनेस को बायकॉट करो, इनसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स मत परचेज करो, तो विदाउट फ्रेटर्निटी ऑल्सो द लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर द मैनी। इसलिए हमने इतने लॉस बनाया ना कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ये रूल बना दें कि चलिए मुस्लिम्स अप्लाई नहीं करेंगे अब से गवर्नमेंट जॉब के लिए या पुलिस की जॉब के लिए। ठीक है, तो वो भी ठीक नहीं है। विदाउट लिबर्टी ऑल्सो, without fraternity also, liberty would produce the supremacy of few over the many. And without fraternity, liberty and equality could not become a natural course of things. और अगर आप में भाईचारा है ही नहीं और आपने सबको लिबर्टी इक्वालिटी दे दिए, तो वो फिर नेचुरल नहीं है, वो कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाएगी। ओके, सो दीज वर दी पॉइंट्स जो इन्होंने बहुत अच्छे लिखे हैं, एंड वो जाने भी जाते हैं शशि थरूर इस तरह की चीजों के लिए। तो पिछले 75 साल में क्या बदला है? इक्वालिटी हैज एडवांस, हाँ थोड़ी तो आई है, हमने सिविल राइट्स एक्ट लेके आए, अनटचेबिलिटी अबॉलिश की, तो थोड़ी सी इक्वालिटी तो आई है, नो डाउट, विद द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, बट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन फॉर एसटी एंड ओबीसी, यहां पर कहीं ना कहीं जो इक्वालिटी स्टैब्लिश करने में रिजर्वेशन ने हेल्प तो की है, ठीक है, बट वो फ्रेटर्निटी नहीं ला पाया। कास्ट के नाम पर आज भी लोग लड़ने को या एक दूसरे को गालियां देने को तैयार हैं। The task of performing social and economic inequality is far from complete. Social equality नहीं है, economic equality वो भी नहीं है। The escalating demand for caste census is bound to have further implications for evolution of India's constitutional practice. Caste census की बात की जाती है तो शायद वो इस fraternity को और वीक करेगा। ठीक है, हमारी भाईचारा फ्रेटर्निटी निकलती है कारगिल वॉर जैसे, गलवान इंसिडेंट पे या मुंबई अटैक जैसों पे, दैट गिव्स ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनहुड। ओके, caste reservation in India has promoted equality but arguably undermined the fraternity. इक्वालिटी प्रमोट की, थोड़ा बेटर बनाया लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं जो भाईचारा हम चाहते थे देश में वो नहीं बन पाया, लोग एक दूसरे से और थोड़ा एंटेगोनिस्ट होते जा रहे हैं। It also had an economic dimension with the implicit idea that assets of the better off would be used to uplift the untouchables. Next is, while Ambedkar's ultimate aim was the annihilation of caste from Indian society, but for Mandal, जो मंडल कमीशन आया जिसने ओबीसी को रिजर्वेशन दिया, the मंडल caste was not to be removed but to be represented. अंबेडकर जी कहते थे कास्ट को रिमूव किया जाए, बट मंडल कमीशन ने कहा कि नहीं, कास्ट को रिमूव नहीं करना है, पहले रिप्रेजेंट करना है। इसी के लिए एसटी एससी रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन, ये सब चीजें आई। ठीक है, इट एंट्रेंच द कास्ट रादर देन एलिमिनेटिंग, और रिजर्वेशन आने से ये होगा कि कास्ट सिस्टम और ज्यादा स्ट्रांग हो गया रादर देन एंड। यहाँ पर एक और अच्छा आर्टिकल था, दैट इज फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्स, क्योंकि हम लोग हमेशा बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स, फाउंडिंग फादर्स, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं जो फीमेल
इन्वॉल्व थी उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, हम उनको इग्नोर कर जाते हैं। सो इट्स शुड नॉट बी अबाउट ओनली द कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स बट ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल मदर्स, क्योंकि उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी आपसे मेंस में जरूर पूछता है। देयर वर एमिनेंट women in the constitution assembly to painstakingly co-authored the constitution। ओके, यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जी के साथ ही उन लोगों ने भी कहा था कि यस दे ऑल्सो हैड द स्केप्टिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडियन कल्चर। अंबेडकर जी तो इंडियन कल्चर को काफी क्रिटिसाइज करते ही थे कि काफी ऑर्थोडॉक्सी है, ठीक है, पैटर्नलिस्टिक है, लेकिन विमेन जो थी वो भी यही कहती थी कि यस इंडियन कल्चर जो है इट इज डीपली एंकर्ड इन ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। कि आज विमेन को जिस तरह की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली जाती हैं कि घर के काम है, हाउस मेकर का काम आप ही का है, राइट, तो इस तरह की, या सिर्फ इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होंगी, या फिर विडो री मैरिजेस उतना ज्यादा प्रमोशन नहीं मिल पाया हमारे यहाँ। आज भी कुछ मंदिरों में देवदासी जैसा सिस्टम चलता है, राइट। तो ये सब रिलीजन के नाम पे आपने क्या किया है, ये जो ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की से इवॉल्व हुआ हमारा हिंदुइज्म रिलीजन, उससे हुआ है ये है कि जो विमेन्स थी उनका सब्जुगेशन और ज्यादा हुआ है। तो अंबेडकर जी भी क्रिटिसाइज करते थे कि इंडियन कल्चर विच हैज इवॉल्व फ्रॉम द ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की ये ठीक नहीं है, और काफी सारी विमेन्स भी इसी को एग्री करती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, इन्होंने 1932 में कहा था दैट विमेन ऑफ इंडिया वर नो लॉन्गर विलिंग टू सबमिट टू द स्टैंडर्ड्स वेदर लोकल, पॉलिटिकल और एथिकल विच हैड बीन सेट फॉर देम बाय द मेल कंसाइंस, राइट। तो उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया था। नेक्स्ट इज हंसा मेहता एंड अमृत कौर, दे डिमांडेड यूनिफॉर्म सिविल कोड केपेबल ऑफ अरेस्टिंग द एग्रेंडाइजिंग सोशल पैट्रियार्कल पावर मस्ट बी इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट। अब हमारे यहाँ डीपीएसपी जो है वो कहाँ आता है, वो आता है अंडर आर्टिकल 44, राइट, यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएसपी में। ये दोनों चाहती थी हंसा मेहता एंड अमृत कौर की नहीं, ये जो आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड ये फंडामेंटल राइट का पार्ट होना चाहिए ताकि वो जस्टिसेबल हो कोर्ट में। डीपीएसपी तो जस्टिसेबल नहीं है, राइट। बट व्हेन यूनिफॉर्म सिविल कोड वाज रेलिगेटेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कहा कि नहीं इनको फंडामेंटल राइट्स में नहीं डाल सकते, इसको हम डीपीएसपी में डालेंगे, तो उसमें भी फिर विमेन ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने कहा कि फिर आप एक प्रिल्यूड ऐड कीजिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, और वो दो वर्ड्स थे फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड स्टेट हैज ए ड्यूटी टू अप्लाई देम इन मेकिंग लॉज। ये जो दो सेंटेंस ऐड किए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 33 के अंडर में, ये ऐड किए गए ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ राजकुमारी अमृत कौर एंड हंसा मेहता। एक और थी बेगम एजाज रसूल, she articulated that secularism is the most outstanding feature of our constitution। ये मेंबर थी सब कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स की जिसके सरदार पटेल हेड थे। यहाँ पे हंसा मेहता ट्राई टू लिमिट द राइट टू रिलीजन। तो राइट टू रिलीजन को के अगेंस्ट क्यों थी विमेन, क्योंकि उनका ये मानना था कि रिलीजन एक राइट दे देता है मैन को विमेन को सब्जुगेट करने का। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम रिलीजन में अगर हम बात करें तो उसमें भी ये इशू है। पॉलीगैमी आज भी प्रैक्टिस होती है, ठीक है, हलाला कल्चर वहां चलता है, ठीक है। उसके बाद ड्रेस कोड को लेकर हिजाब एंड ऑल वो सारी चीजें, एंड एट द सेम टाइम इवन हिंदुइज्म में भी डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली सही, बिना रजिस्ट्रेशन के ही सही, लेकिन पॉलीगैमी हिंदुइज्म रिलीजन में भी प्रैक्टिस है, ठीक है, ट्राइबल्स में भी प्रैक्टिस में होती है। तो उनका ये कहना था कि राइट टू रिलीजन जो है, रिलीजन ऑलवेज सब्जुगेट विमेन इन द नेम ऑफ एथिक्स, right? She believed that it would curtail women's right to equality and social reforms such as abolition of child marriage, and even Hansa Mehta and Amrit Kaur demanded the term free practice of religion to be replaced by freedom of religious worship। ओके, क्योंकि फ्री प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन में आपका आ जाता है कि यार हमारे रिलीजन में पॉलीगैमी अलाउ है तो हमें तो राइट है फ्री प्रैक्टिस का, जबकि इन्होंने कहा था कि आप इस टर्म को रिप्लेस कीजिए फ्रीडम ऑफ रिलीजियस वर्शिप। आपको अपने रिलीजन में वर्शिप करने का राइट है, बट इन द नेम ऑफ फ्री प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन आप अपनी जो कल्चर है, जो बिलीफ्स हैं, वो थोप नहीं सकते फीमेल पर। तो काफी इंपॉर्टेंट फाइट की थी इन सभी विमेन्स ने विमेन राइट्स के लिए। Amrit Kaur, she also gave a dissent on the freedom of religion. She vigorously underscored the anti-women tendency of religious practices. Next is, everyone is aware how many evil practices which one would like to abolish are carried in the name of religion. For example, Parda system, polygamy, dedication of girls to temple, Devdasi,
Okay, the man's right to religion conquered the women's right to equality and dignity, and I want this point in your notes. Okay, ये आंसर में लिखना कभी भी मौका मिले तो, man's right to religion conquered the women's right to equality and dignity, क्योंकि सभी रिलीजन कहीं ना कहीं थोड़ा सा women को सब्जुगेट तो करते हैं. ओके, इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल रिपोर्ट थी टुवर्ड्स इक्वालिटी इन 1974, उसने भी यही कंक्लूड किया था कि इंडियन रिपब्लिक हैज फेल्ड टू अचीव इक्वालिटी फॉर इट्स वुमेन folk even after 2 decades of promise made in the preamble. Now, despite strong women leaders in the politics, India has not been blessed with the feminist state women or jurists. ठीक है, तो ये जो 3 women के बारे में हमने जाना, ये काफी है एक आंसर लिखने के लिए कि फाउंडिंग फादर्स कहना जरूर सही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के, देयर वर मदर्स ऑल्सो. स्टेबल बर्निंग का डेटा हमने देख लिया था कि इसमें थोड़ी सी कमियां हैं. नासा की 2 सैटेलाइट्स हैं, उन पे हम डिपेंड करते हैं, एक्वा एंड सुओमी एंड पीपी. और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सैटेलाइट्स हमारे यहाँ से गुजरती हैं सिर्फ रात के 1:30 एंड सुबह 1:30. राइट, दिस इज द प्रॉब्लम. तो हो सकता है कि आप जो स्टेबल बर्न कर रहे हो वो इस टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हो. अब सपोज कि किसी ने 3 बजे बर्न किया सुबह या रात में, तो वो ये सैटेलाइट कैप्चर नहीं करेंगी. और फिर ये डेटा देती है कि पिछले 5 साल में फायर इंसिडेंट्स जो हैं पंजाब एंड हरियाणा में वो डिक्रीज हुए हैं. बट ये रियल पिक्चर नहीं शो कर रहा है. दे कलेक्ट द विजिबल एंड इंफ्रारेड इमेजेस ऑफ द अर्थ एट अराउंड दिस टाइम, एंड दे आर केपेबल ऑफ स्पॉटिंग फायर्स एंड स्मोक्स इन द स्मॉल विंडो सेंटर्ड ऑन द ओवरपास टाइम. ओके, ये एरोसॉल को भी पकड़ लेती हैं. दे आर यूजफुल टू ट्रैक स्मोक्स फ्रॉम द फायर्स. बट कंट्रोवर्सी यही है, इन्होंने कह तो दिया कि 40% डिक्रीज हुआ है फायर्स में, बट ईदर the ground effort to curb residue burning appear to be working, या तो एफर्ट सक्सेसफुल हो रहे हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, या फिर these burning activities are taking place after satellite overpass the time. Right, next is, आगे चलते हैं हम लोग. गिव मी अ सेकेंड. नेक्स्ट पॉलिटिकल इश्यूज है, उनको छोड़िए, हम काम की उस पर चलते हैं. यहाँ पे भूटान, मैंने जब आपके साथ भूटान इंडिया रिलेशन किया था तब मैंने आपको बताया था भूटान एक सिटी बना रहा है गैलेफू. ठीक है, एक सस्टेनेबल सिटी बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर. गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी एज द बिगेस्ट कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट इन भूटान. ठीक है, जिसे सस्टेनेबल वे में बनाया जाएगा. नेट जीरो कार्बन सिटी कहा जा रहा है इसको. 2500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बन रही है. Next is, it was necessary to create a big global financial institutions that would finance cooperatives all over the world. अब यहाँ पे cooperatives की बात हुई है और यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा भी है कि अगले कुछ सालों में हम लोग काफी सारी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज बनाएंगे और लगभग हर एक विलेज पंचायत में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी. ओके, इसको नाम दिया है प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशन. और ये भूटान की जो सिटी है गैलेफू सिटी, इसको याद रखिएगा. इसका टारगेट है कि हम एक जीरो कार्बन सिटी बनाने जा रहे हैं, उसमें इंडिया भी कॉपरेट कर रहा है इनके साथ. ओके, द गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी इज डिजाइंड टू बी ए हब ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस ग्राउंडेड इन द वैल्यूज ऑफ माइंडफुलनेस, सस्टेनेबिलिटी एंड हार्मनी. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट. यहाँ पे यूएस ड्रॉइंग अप कंटीजेंसी प्लान फॉर ताइवान इमरजेंसी सिचुएशन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा है वर्ल्ड को कि चाइना भी ताइवान पे कभी ना कभी इन्वेजन कर सकता है. और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये दोनों चीजें बहुत साथ में होंगी. अगर इंडिया पीओके लेने जाएगा तो चाइना उसी टाइम पर ताइवान लेने जाएगा. ठीक है, और जिस तरीके से इंडिया चाइना ने अभी अपने एलएसी की इशू सॉल्व किए हैं, या जिस तरीके से मोदी सरकार ने कभी चाइना के एक्शन क्रिटिसाइज नहीं किया, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग दिखती है दैट वी टेक पीओके, यू टेक ताइवान. सो यूएसए उसी का प्लान तैयार कर रहा है कि अगर कल को चाइना इन्वेजन करता है ताइवान पर तो उसको क्या करना है. ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है आगे, वो तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है. बाकी आज इंटरनेशनल रिलेशन पेज पे ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे काम का हो, लेकिन साइंस पेज पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हम उसकी बात करेंगे. ओके, मेज, ये एक टेलीस्कोप बनाया गया हमारे लद्दाख में. फर्स्ट थिंग, ओके, इसका पूरा नाम है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप, स्टेट ऑफ आर्ट ग्राउंड बेस्ड गामा रे टेलीस्कोप इनॉग्रेटेड इन हैनले लद्दाख. ठीक है, लद्दाख में ऑपरेट हो रहा है. फर्स्ट थिंग. सेकंड इज, ये करेगा क्या, ये स्टडी करेगा गामा रेज को. ओके, लोकेट है ये अराउंड 4.3 किलोमीटर अबव सी लेवल. दिस इज द हाईएस्ट इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड. ठीक है, एक तो हाईएस्ट भी है बट सेकंड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, लार्जेस्ट नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट है, लेकिन हाइट पे सबसे ऊपर हाइट पे लगा है, उसमें हाईएस्ट है.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने आपको दिखाया पूरा सारी रेस गामा से लेके तो रेडियो वेव्स तक, ठीक है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम गामा रेस हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड हाईएस्ट एनर्जी। ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी कि इस तरीके से चलती है, तो ये बीच में जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है ये बहुत छोटी सी होती है, ठीक है। जबकि हम दूसरी वेवलेंथ की बात करें, अगर मान लो इतनी जा रही है तो इसकी वेवलेंथ क्या है, यहां से लेके यहां तक की, ठीक है, वो हाई वेवलेंथ की बात होती है। लेकिन गामा रेस इनकी वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होती है लेकिन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए गामा रेस को यूज किया जाता है कैंसर सेल्स वगैरह को किल करने में भी। ठीक है। तो अब आपसे जो एक एमसीक्यू बनाया जा सकता है यहां से एग्जाम में, वो है कि गामा रेस किस किस से प्रोड्यूस हो सकती है, राइट। तो ये याद रख लीजिए पहले प्रीलिम्स के लिए, गामा रेस आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सोटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग रैपिडली स्पिनिंग पल्सर्स अंतरिक्ष में, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, hot whirlpool of matter around the black holes, and gamma ray burst. Okay. Now, because of their high energy, the gamma rays are health hazard and they can damage the living cell and may even trigger the mutations in our DNA. तो क्या ये सब होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो ब्लॉक कर देता है गामा रेस को फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड। तो फिर हम स्टडी कैसे कर रहे हैं इसको? स्टडी करने के लिए हमें यूज करनी पड़ती है कुछ इनडायरेक्ट टेक्निक्स। ओके। Now, when gamma rays from the cosmic source enter the atmosphere of the Earth, it interacts with the molecules in the air to produce a copious shower. ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा, कोपियस शावर प्रोड्यूस करेगा ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर्स। नाउ as these charged particles travel further through the atmosphere at speeds greater than the speed of light, याद रखिएगा इस पॉइंट को, इनकी स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज्यादा होती है, they emit a faint blue light called as Cherenkov radiation, और इसी Cherenkov radiation को हम लोग स्टडी करते हैं। क्लियर? Cherenkov radiation, this radiation has wavelengths typical of violet and blue light of visible spectrum and of ultraviolet wavelength range. अब जब ये गामा रेस इंटरेक्ट की हमारे मॉलिक्यूल से तो क्या जनरेट हुई? चेरेनकोव रेडिएशन, और ये जो रेडिएशन है इसकी वेवलेंथ उतनी ही हो जाती है जितनी कि हमारी वायलेट या ब्लू लाइट जो विजिबल स्पेक्ट्रम में होती है, उसमें जो वायलेट और ब्लू लाइट है उसके बराबर की इसकी वेवलेंथ हो जाती है, और फिर हम इसको स्टडी कर सकते हैं। अब इसकी जो वेवलेंथ है वो आ गई है अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम के रेंज में। मैंने यहाँ पे स्पेक्ट्रम आपकी लगाया नहीं क्योंकि मैं कई बार दिखा चुका हूं, आप इसको खुद से गूगल पे देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारी जो गामा रेस थी जिनको स्टडी करना पॉसिबल नहीं था, उनको यहां पर इस चेरेनकोव रेडिएशन जब बना मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट होने के बाद, तो ये आ गई है अब उसी वेवलेंथ में जितनी की अल्ट्रा वायलेट की होती है, ठीक है। तो अब हम इसको स्टडी कर सकते हैं। अब जब ये लाइट स्कैटर होगी पूरे रीजन में, तो उस रीजन पे ही हम लोग प्लेस करेंगे अपना डिटेक्टर दैट कैन कलेक्ट द फोटॉन्स एंड स्टडी देम टू इनडायरेक्टली अंडरस्टैंड द गामा रेज, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली स्टडी कर रहे हैं थ्रू दिस चेरेनकोव रेडिएशन, ठीक है। इसलिए इसका पूरा नाम भी रखा गया था इमेजिंग एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव टेलीस्कोप। द मेस टेलीस्कोप इज एन IACT, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लद्दाख में जो लगाया वो भी यही है। इसके अलावा मेस के बारे में और भी कुछ बातें जान लीजिए। मेस मेन गोल इज टू स्टडी द गामा रेज विद मोर देन 220 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। This telescope can examine high energy gamma rays emitted from near black holes beyond the Milky Way. Black holes you already know क्या होते हैं, and which are digesting large volumes of the matters. Other potential टारगेट्स जो ये करेगा मेस, वो है गामा रेस पल्सर्स को, ब्लेजर्स को एंड गामा रेस बर्स्ट को। इसका एक इंपॉर्टेंट गोल है टू फाइंड द डार्क मैटर पार्टिकल्स। नाउ यू नो हमारे जो पूरा अंतरिक्ष है उसका 85% जो एरिया वो डार्क मैटर से बना हुआ है, ठीक है। बाकी 15% ये जो हम लोग स्टडी कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये डार्क मैटर किसका बना है, इसके फंडामेंटल पार्ट्स क्या हैं, वो समझने की कोशिश करेगा ये टेलीस्कोप। One of the proposed particle constituents of dark matter is weakly interacting massive particle. अब ये माना जाता है कि हो सकता है कि शायद ये डार्क मैटर बने होंगे विम्स से, weakly interacting massive particles, and these particles can produce high energy gamma rays when they collide into and destroy each other. ओके, सो ये कुछ बातें थी जिनसे एमसीक्यू बन सकता है, तो हमने जान ली, एंड दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।